नहीं वो सेम। अच्छा उल्टा कैसे दिख रहा है? छोड़ो इसको फिर। कल देखेंगे इसको। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। जो भी जुड़ चुके हैं, हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था उस लास्ट टॉपिक में से कुछ चीजें जो बची हुई है उस पर बात करने के बाद हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश। ठीक है, आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं और कल तकनीकी कारणों से क्लास पूरी नहीं हो पाई थी। आज पहले फर्स्ट में बात कर रहा हूं। जब हमने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा तो सामान्य परिचय में एक दो चीजें बाकी रह गई थी जिस पर बात कर रहा हूं। एक तो आपसे परीक्षा क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं। तो राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 8। राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 8। और इन अंतर्वर्ती 8 जिलों को याद करने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है, जिसमें यहां पर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं PANJAB पंजाब, DRT 8, यानी कि कितने जिले अंतर्वर्ती है? 8। उल्टा कैसे दिख रहा है? आप लोग बने रहे, कुछ तकनीकी समस्या अभी भी आ रही है। सही चल रहा है। पंजाब DRT 8। ठीक है, यहां पर PA पाली, दूसरा अंतर्वर्ती जिला है नागौर, तीसरा है जोधपुर, चौथा है अजमेर और पांचवा है बूंदी। जब हमने अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ी थी तब भी लिखा था कि हाड़ौती के बूंदी को छोड़कर, तो यहां पर बी का मीनिंग आपको पहले से ही पता है कि कौन सा है, बूंदी। इसके बाद दौसा, इसके बाद राजसमंद और इसके बाद टोंक। पंजाब DRT 8 अंतर्वर्ती जिलों की संख्या होगी। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले का नाम है पाली। कौन सा जिला? पाली। ध्यान रहे, पाली सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पाली निम्न में से किस जिले के साथ सीमा बनाता है या निम्न में से किस जिले के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो आप लोगों को एक ट्रिक याद रखनी है। यहां पर लिख रहा हूं नासीरा, नागौर, सिरोही और राजसमंद। नागौर, सिरोही, राजसमंद। अबा अजमेर और बाड़मेर। जाजो झालोर और जोधपुर। और आगे याद रखना है उदयपुर। तो पहले तो मैंने बात की कि राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले 8। शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, पंजाब DRT 8,
राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो पाली, और पाली के लिए 8 जिले, जिसमें नागौर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर और उदयपुर। एक लास्ट क्वेश्चन जो इंट्रोडक्शन का बचा हुआ है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के कौन से जिले या राजस्थान का कौन सा जिला अपनी सीमा से या अपनी भूमि से अलग भूभाग रखता है, तो आपको ध्यान होगा, एक तो है अजमेर टाटगढ़, क्षेत्र का नाम क्या है? रावली टाटगढ़। इसके बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चित्तौड़, और चित्तौड़ का जो भाग इसकी मुख्य भूमि से अलग है उसका नाम है रावत भाटा। तो एक तो रावत भाटा अपनी मुख्य भूमि से अलग चित्तौड़ का हिस्सा है, तो दूसरा अजमेर जो अपनी मुख्य भूमि से अलग भाग रखता है जिसका नाम है रावली टाटगढ़। ठीक है, तो ये बचे हुए 3 प्रश्न थे जिस पर हमने बात कर ली। अब हम डिटेल में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की शुरुआत कर रहे हैं। आप आगे देखें, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, एक तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अभी अक्सर कुछ नए प्रश्न पूछे जाने प्रारंभ किए। तो आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से राजस्थान को किस भूगोलवेत्ता ने 7 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया है, तो आंसर राइट करके आना है वीसी मिश्रा। नाम क्या है? वीसी मिश्रा। और वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभक्त कर रखा है? तो 7। इसके बाद एक मॉडर्न रीजनल ज्योग्राफर है जिनका नाम है प्रोफेसर RL सिंह, जिसका पूरा नाम है रामलोचन सिंह। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर है जिन्होंने राजस्थान को राजस्थान की भूगोल नामक किताब में 2 प्रमुख, 4 उप और 12 गौण प्रदेशों में विभक्त किया है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन से भूगोलवेत्ता जिन्होंने राजस्थान को 2 प्रमुख, 4 उप एवं 12 गौण प्रदेशों में विभक्त किया है, तो राइट करके आना है प्रोफेसर रामलोचन सिंह। अब हम बात करें, परीक्षक आपसे केवल इतना पूछे कि राजस्थान को सामान्यतया या राजस्थान को जनरली कितने भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया जाता है, तो आंसर राइट करके आना है 4। नंबर 1 उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहला कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश। दूसरा भौतिक प्रदेश का नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरे भौतिक प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मैदान, ईस्टर्न प्लेन। पहला नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट रीजन, दूसरा अरावली माउंटेन रीजन, और तीसरा है ईस्टर्न प्लेन या पूर्वी मैदान। जबकि चौथा भौतिक प्रदेश है उसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठार प्लेट्यू रीजन। 4 भौतिक प्रदेश है। अब इन 4 भौतिक प्रदेशों के साथ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। एक तो परीक्षक आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर है, तो आपको राइट करके आना है 61.11%। कितना राइट करके आना है? 61.11%। आपसे परीक्षा क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में मरुस्थलीय जिलों की संख्या है 12। ध्यान रहे 61.11% जनसंख्या, 12 जिले, जबकि एरिया की साथ साथ पॉपुलेशन की बात करें तो इस भौतिक भूभाग पर 40% या 40% जनसंख्या निवास करती है। नंबर 2 अरावली पर्वतीय प्रदेश, राजस्थान का दूसरा महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश जो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.3% भाग पर विस्तार रखता है, और साथ में इसका जो क्षेत्र राजस्थान के जिलों की संख्या पूछे तो 13, यहां पर अगर पॉपुलेशन पूछे तो 10% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। नेक्स्ट पूर्वी मैदान। अगर पूर्वी मैदान की बात करें तो पूर्वी मैदान राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल के
23.30% भाग पर है। ध्यान रहे, यहां पर राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट पूछे तो कितने, 11, जबकि यहां पर जनसंख्या पूछे तो 39%। ध्यान रखना है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सर्वाधिक जनघनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी रखता है, तो आपको क्या राइट करके आना है, पूर्वी मैदान, क्योंकि एरिया 23.30% है, जब पॉपुलेशन का परसेंटेज क्या है, 39। लास्ट, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश, मात्र राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल के 6.29% भाग पर। कितना, 6.29। अगर यहां पर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 7, और पॉपुलेशन की बात करें तो यह राजस्थान की जनसंख्या का 11% निवास करता है। कितना निवास करता है, 11%। पहला, वापस रिपीट कर रहा हूं कि वीसी शर्मा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया है, जबकि प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने 2 प्रमुख, 4 उप एवं 12 गौण प्रदेशों में विभक्त किया है। इसके बाद उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 61.11%, 12 जिले और 40%। अरावली पर्वतीय प्रदेश 9.3%, 13 जिले और 10% जनसंख्या। पूर्वी मैदान 23.30%, 11 जिले और 39% जनसंख्या, जबकि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 6.29%, क्षेत्र 7 जिले और जनसंख्या की बात करें तो 11%। अब यहां पर हम एक एक भौतिक प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आज की हमारी जो भौतिक भूगोल का पहला जो पार्ट या भौतिक प्रदेशों के पहले पार्ट में बात कर रहा हूं, तो जितने भी जो जो आप अभी लाइव है और बाद में भी जब आप लाइव के ऑप्शन में जाकर इस रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे, तो आपसे एक विनती कर रहा हूं कि अभी परीक्षाओं में, विशेषकर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की जितनी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में एग्जामिनर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और मार्फोलॉजी और जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप जितने भी हैं, अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं तब अगर आप नोट नहीं भी कर पाए तो रिकॉर्डेड वीडियो में जाकर जो मुख्य मुख्य तथ्य जिन्हें आपको लगता है कि ये बहुत ही काम के, और जहां जहां मैं इंफेसिस कर रहा हूं या जहां पर भार दे रहा हूं कि विशेष तौर पर इस प्रकार का प्रश्न आता है, उसे आपको नोट डाउन भी कर लेना है। शुरुआत कर रहा हूं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के निर्माण के संबंध में। आगे की स्लाइड पर आप देखें कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में, तो इससे पहले मैं आपको जियोलॉजिकल हिस्ट्री की ओर ले जा रहा हूं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति होती है या अर्थ का जो ओरिजिन होता है, वो 4.6 अरब वर्ष पूर्व होता है। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब होती है, अगर एसएस वालों को या ज्योग्राफी की अन्य परीक्षाओं में आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के सॉरी पृथ्वी की उत्पत्ति कब होती है, तो 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात एक स्थलखंड बनता है और उस स्थलखंड को नाम दिया जाता है, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं, महामहाद्वीप। उसके चारों तरफ एक जलराशि का भाग होता है और उसे प्रारंभिक महासागर के रूप में पेंथालासा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पेंथालासा। प्रारंभिक स्थलखंड पेंजिया, और इसके बाद उसके चारों तरफ का महासागरीय भाग किस नाम से जाना जाता है, पेंथालासा। अब 4.6 अरब वर्ष से लगाकर हमने जियोलॉजिकल एज को विभिन्न भागों में विभक्त कर रखा है, जिसमें प्री कैम्बियन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आदि। ठीक है, हमें ज्यादा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में नहीं जाना, लेकिन राजस्थान में जहां जहां जियोलॉजिकल एज आता है उसको अच्छे तौर पर याद रखना है, ताकि हम प्रश्न किसी भी तरीके से गलत नहीं करें। अब मेसोजोइक काल में ध्यान रहे, मेसोजोइक काल की बात करें तो मेसोजोइक काल के 3 यांत्रिक युग है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस काल की बात करें तो मेसोजोइक काल में ये जो पेंजिया है, उस पेंजिया में क्या होता है, विखंडन। और पेंजिया में विखंडन होने की वजह से यहां पर मध्य में एक सागर बन जाता है जिसका नाम है टेथिस सागर। प्रारंभिक समुद्र कौन सा होता है, टेथिस सागर। इस उत्तरी भाग को कहा जाता है अंगारा लैंड और इस दक्षिणी भाग को कहा जाता है गोंडवाना लैंड। क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड। और मध्य में बने हुए महासागर को किस नाम से जाना जाता है, तो टेथिस सागर।
परीक्षक आपसे ये जानना चाहता है कि राजस्थान पढ़ने वाले व्यक्ति को ये पता है कि प्रारंभिक स्थलखंड अंगारा लैंड, तेथिस सागर और गोंडवाना लैंड राजस्थान से किस प्रकार से संबंधित है। तो यहां पर इस प्रश्न पर ध्यान देना है, जिसमें एक तो सीधा रिजेक्ट हो जाता है, न तो भारत में अंगारा लैंड का कोई हिस्सा है और न ही राजस्थान में अंगारा लैंड का कोई हिस्सा है। तो अंगारा लैंड ऑप्शन में आपको दिखे तो उसको आप लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात कर रहा हूं तेथिस सागर। तो राजस्थान के दो भौतिक प्रदेश, नंबर 1 उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यह किसका हिस्सा है अगर आपसे पूछा जाए तो तेथिस सागर। दूसरा पूर्वी मैदान किसका हिस्सा है तो तेथिस सागर का। पूर्वी मैदान भी किसका हिस्सा है, तेथिस सागर का। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि गोंडवाना लैंड के भाग कौन कौन से, तो गोंडवाना लैंड में पहला भाग तो हो जाएगा अपनी अरावली और दूसरा भाग हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। वापस रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेश, इन चारों भौतिक प्रदेशों में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का जैसे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका भाग है, तो तेथिस सागर राइट करके आना है। पूर्वी मैदान किसका भाग है, तब भी क्या राइट करके आना है, तेथिस सागर। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि अरावली किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का। और परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश किसका भाग है, तब भी क्या राइट करके आना है, गोंडवाना लैंड। चारों भौतिक प्रदेशों की प्रारंभिक जानकारी मैंने दे दी है। अब हम पहला भौतिक प्रदेश शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आइए देखते हैं आगे। पहला भौतिक प्रदेश जिसका नाम है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहला उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में हम बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे। और अगर किसी भी परीक्षा में या राजस्थान की परीक्षा, चाहे वो कांस्टेबल की परीक्षा से लगाकर अब सबसे बड़ी परीक्षा आरएस के संदर्भ में भी देखेंगे, तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या भौतिक प्रदेश जिसको भी आते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न, यानी कि जितनी भी ज्योग्राफी आगे की है, वो अगर किसी पर डिपेंड करती है तो वो फिजिकल रीजन पर और फिजिकल स्ट्रक्चर पर। तो ध्यान रखना कि इन टॉपिकों में जितना बारीकी से हम अध्ययन करेंगे उतने ही आगे के उत्तर भी हम सही कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के आते हैं जहां पर हमें परीक्षा में पहली बार दिखते हैं, वहां पर हमारे विवेक का उपयोग करना पड़ता है। बात कर रहा हूं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो एक तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करूं तो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल की 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर मरुस्थल का विस्तार है, तो राइट करके आना है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। परीक्षक आपसे यह पूछे कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर मरुस्थल का विस्तार हो गया है, तो यहां पर राइट करके आना है 1,94,000 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, बार बार मैं आपको ये इंडिकेट कर रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव की परीक्षा में परीक्षक आपसे जो जानना चाहता है आप उत्तर वही दे। आपसे परीक्षा में केवल इतना पूछे कि राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर, तो एरिया अगर प्रतिशत में दे तो 61.1% और वर्ग किलोमीटर दे तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर ही राइट करना है। परीक्षक आपसे यह पूछे कि नहीं, वर्तमान आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर मरुस्थल का विस्तार हो चुका है, तो क्या राइट करके आएंगे, 1,94,000 वर्ग किलोमीटर। यहां तक बात होगी। अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखना, ध्यान रहे राजस्थान या भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो थार का मरुस्थल। रहे थार के मरुस्थल का 85% हिस्सा भारत में। कितना है, 85%। अगर भारत में स्थित मरुस्थल की बात करें तो भारत में स्थित मरुस्थल का 62% एरिया कौन रखता है, राजस्थान। तो परीक्षक प्रश्न पूछे तो ध्यान रखना कि राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थल है, तो 61.11। लेकिन पूछे कि थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है, तो 62% राइट करना है, क्योंकि थार का मरुस्थल राजस्थान में भी है,
पंजाब में भी है, गुजरात में भी है और कुछ हिस्सा हरियाणा में भी है। और इस कारण इसे थार के मरुस्थल का जो विस्तार है वह 85% में से 62% हिस्सा कौन रखता है? अकेला राजस्थान। तो राजस्थान थार के मरुस्थल का सर्वाधिक हिस्सा रखता है। इसके बाद आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का जो मरुस्थल है उस मरुस्थल की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो राजस्थान के थार के मरुस्थल की उत्पत्ति के संदर्भ में दो मत प्रचलित है। एक तो क्रिटेशियस काल, कौन सा जियोलॉजिकल एज? क्रिटेशियस। और क्रिटेशियस काल में टेथिस सागर के पीछे हटने से राजस्थान के मरुस्थल की उत्पत्ति मानी जाती है। तो सिंपल सा पूछे कि राजस्थान के मरुस्थल की उत्पत्ति किस युग में? तो क्रिटेशियस काल के अंत में, यानी कि प्लीस्टोसिन काल जो है वो शुरू हो जाता है और इस युग में जाकर राजस्थान के मरुस्थल की उत्पत्ति होती है। परीक्षक आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का जो मरुस्थल है, अगर टेथिस सागर या क्रिटेशियस काल नहीं दिया है, टेथिस सागर नहीं दिया है, तो हमें ध्यान रखना कि कुछ विद्वान इसे ग्रेट पेलियो आर्कटिक या ग्रेट पेलियो आर्कटिक, जिसको वर्तमान में महान अफ्रीकी मरुस्थल या सहारा मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, उसका भी भाग माना जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूं कि राजस्थान के मरुस्थल की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल में टेथिस सागर के पीछे हटने से मानी जाती है। कुछ भूगोलवेत्ता इसे ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का भी भाग मानते हैं। अब और फैक्चुअल क्वेश्चनों की बात करें, आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार निम्न में से किस युग तक था? तो हमें राइट करके आना है परमो कार्बेनिफेरस। कौन सा युग राइट करके आएंगे? परमो कार्बेनिफेरस। ध्यान रही, सेनोजोइक काल में पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन 5 युग है। जबकि अगर हम बात करें तो जो हमारा प्राइमरी काल है, उस प्राइमरी काल में अगर हम बात करें तो यहां पर कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिविनियन, कार्बेनिफेरस और पर्मिनियन 6 आंतरिक युग होते हैं। इन 6 आंतरिक युग में कार्बेनिफेरस और पर्मियन, इन दोनों के मध्य तक के भाग तक राजस्थान में किसका विस्तार होता है? मरुस्थल। तो आपको इन जियोलॉजिकल आंतरिक एज में नहीं जाना है, याद कितना रखना है कि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार निम्न में से किस युग तक था? तो परमो कार्बेनिफेरस युग। ध्यान रहे, परमो कार्बेनिफेरस युग तक विस्तार था। फिर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि पश्चिम के मरुस्थल में पाए जाने वाले बाप बोल्डर्स, कर रहा हूं, बाप बोल्डर्स। ध्यान रहे, बाप जोधपुर का क्षेत्र है। कहां का क्षेत्र है? जोधपुर का। परीक्षक आपसे पूछे कि बाप बोल्डर्स कहां है, तो क्या राइट करके आएंगे? जोधपुर। बाप बोल्डर्स कहां है, तो क्या राइट करके आएंगे? जोधपुर। लेकिन परीक्षक आपसे क्वेश्चन पूछे कि बाप बोल्डर्स की उत्पत्ति निम्न में से किस युग में हुई है, तो क्या राइट करके आएंगे? परमो कार्बेनिफेरस। ध्यान रहे, बोल्डर्स जो होते हैं जिनको हिंदी में कहा जाता है गोलाश्म, यानी कि गोलाकार बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? बोल्डर्स। तो पहला जियोलॉजिकल क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थल की उत्पत्ति किस युग में? तो क्रिटेशियस युग में। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस युग? तो परमो कार्बेनिफेरस युग में। राजस्थान में बाप बोल्डर्स किस युग में निर्मित है? तो परमो कार्बेनिफेरस युग में। और परीक्षक क्वेश्चन पूछे कि बाप बोल्डर्स कहां पर स्थित है, तो क्या राइट करके आओगे? जोधपुर। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा भाग जहां पर जुरासिक प्रमाण है या जुरासिक युग के प्रमाण है, तो आगे हम बात भी करेंगे जुरासिक युग यानी कि डायनासोर का काल, और डायनासोर के काल से संबंधित अगर राजस्थान में कहीं पर अवशेष मिले हैं तो वह है आकल गांव जैसलमेर, जहां पर कास्ट जीवाश्म या वुड फॉसिल्स पार्क मिले हैं। वो किस युग के हैं? तो जुरासिक युग, जिसको हम डायनासोर का काल के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर राजस्थान के मरुस्थल की उत्पत्ति की बात कर ली, राजस्थान के मरुस्थल से संबंधित जियोलॉजिकल क्वेश्चनों की बात कर ली। अब मैं राजस्थान के मरुस्थल या उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के उपभागों पर बात कर रहा हूं। थोड़ा ध्यान से सुनना है कि राजस्थान के जो मरुस्थल है
उस मरुस्थल के उपभाग कौन कौन से हैं? तो राजस्थान का जो मरुस्थल है, उस मरुस्थल हम देखेंगे तो राजस्थान के मरुस्थल को हम सामान्यतः दो भागों में विभक्त करते हैं। एक तो नंबर वन शुष्क मरुस्थल, नंबर टू अर्ध शुष्क मरुस्थल। पहला कौन सा है? शुष्क, और दूसरा कौन सा है? अर्ध शुष्क। परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो यहां पर हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं राजस्थान के मरुस्थल के बारे में। राजस्थान के मरुस्थल की बात करें तो राजस्थान का मरुस्थल यहां इस वाले एरिया में अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान का जो मरुस्थल है वो अरावली के कहां है? पश्चिम में। कौन सा? ये वाला भाग कौन सा है? अरावली। तो परीक्षक आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान के मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो क्या राइट करके आओगे? अरावली। परीक्षक आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान के मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ध्यान रखना, जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए समवर्षा रेखा की जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा इंग्लिश में? आइसो हाइट। यानी कि वह स्थान जहां पर समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा को हम समवर्षा रेखा हिंदी में, जबकि इंग्लिश में इसे आइसो हाइट्स के नाम से जाना जाता है। अब राजस्थान के इस मरुस्थल की बात करें तो राजस्थान के मरुस्थल की हमने कितने भाग पर बात की? पहला शुष्क मरुस्थल, दूसरा अर्ध शुष्क। ध्यान रहे, राजस्थान के शुष्क मरुस्थल की हम बात करें तो राजस्थान का जो शुष्क मरुस्थल है, यहां शुष्क मरुस्थल की बात कर रहा हूं मैं, तो शुष्क मरुस्थल अरावली के पश्चिम में, अरावली का जो पश्चिमी भाग है यहां पर 20 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के जो पश्चिम का भाग है उसको क्या कहा जाता है? शुष्क मरुस्थल। जबकि 20 सेंटीमीटर से लगाकर यहां पर ये वाला भाग 40 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो भाग है उसे कहा जाता है अर्ध शुष्क। कई विद्यार्थियों को ये कंफ्यूजन भी हो रहा है कि हमने बहुत जगह पढ़ा है कि 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर में भी इसको विभाजित कर रखा है। ध्यान रहे, आपको ये बात बता देता हूं कि अगर आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान के मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी समवर्षा रेखा करती है, तो हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, और इसी को मान्य मानने के कारण हमें 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को राइट करना है। अगर ऑप्शन में 40 सेंटीमीटर नहीं है तब जाके आप किसको राइट करोगे? 50। और इसीलिए मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं, या तो 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। एक शुष्क मरुस्थल और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल। ध्यान रहे, राजस्थान के इस शुष्क मरुस्थल की बात करें तो 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम का हिस्सा, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा संपूर्ण जैसलमेर जिला कौन सी जलवायु रखता है या किस प्रकार के मरुस्थल में स्थित है, तो शुष्क मरुस्थल। एकमात्र जिला जिसका पूरा का पूरा क्षेत्र कैसा है? ड्राई। नंबर टू बाड़मेर का उत्तरी हिस्सा, ये बाड़मेर का नॉर्थ हिस्सा, जोधपुर का पश्चिमी भाग और बीकानेर का दक्षिणी पश्चिमी भाग किस मरुस्थल का हिस्सा है? तो शुष्क मरुस्थल का। ध्यान रहे, इस शुष्क मरुस्थल, यहां अगर हम बात करें तो ये जोधपुर में यहां पर एक प्लेस है जिसका नाम है फलोदी, और फलोदी यहां पर राज्य का शुष्कतम स्थान भी माना जाता है। परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान के मरुस्थल का कौन सा भाग पूर्णतः बालू का स्तूप मुक्त माना जाता है, तो शुष्क मरुस्थल की हम बात करें तो शुष्क मरुस्थल को भी हरिमोहन सक्सेना दो भागों में विभक्त कर देते हैं, जिसमें पहला बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप युक्त यानी कि सैंड जहां पर पाए जाते हैं उस क्षेत्र को उन्होंने नाम दिया है बालू का स्तूप युक्त। और शुष्क मरुस्थल का जो दूसरा भाग उन्होंने बताया है जिसका नाम है बालू का स्तूप मुक्त। एक तो युक्त है और दूसरा मुक्त है। तो परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान के शुष्क मरुस्थल का कौन सा भाग बालू का स्तूप रहित है, तो आपको तीन नाम याद रखने। एक तो पहला नाम यहां पर लिख रहा हूं, बाप, कहां का?
जोधपुर, पहले भी बात कर चुका हूं बाप बोल्डर्स की। तो बाप जोधपुर किस प्रकार का है? बालू का स्तूप रहित। दूसरा अगर आपसे नाम दे तो कौन सा? पोखरण, कहां का? जैसलमेर का। और तीसरा आपको याद रखना है जिसका नाम है थोब, बाड़मेर। ये तीनों अब परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, आपको अच्छे से याद रखने हैं कि राजस्थान का कौन सा भाग जो बालू का स्तूप मुक्त है। तो बाप, पोखरण, जैसलमेर और थोब कहां का है? तो थोब किसका हिस्सा है? बाड़मेर का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि किस प्रकार हमें प्रश्नों को राइट करना है, क्योंकि प्रश्नों को राइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और प्रश्नों को राइट करने के लिए हमें बिल्कुल नॉलेज होना जरूरी होता है कि किस प्रकार हम इनको राइट करें। मैं वापस इसको बना रहा हूं। ये राजस्थान का अर्धशुष्क मरुस्थल, इसके पश्चिम का भाग। तो पहला शुष्क मरुस्थल हो गया। केवल कितना याद रखना है? अरावली के पश्चिम में 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम का भाग, जिसमें संपूर्ण जैसलमेर जिला, बाड़मेर का उत्तरी भाग, जोधपुर का पश्चिमी भाग एवं बीकानेर का दक्षिणी पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो शुष्क मरुस्थल। परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शुष्क मरुस्थल को कितने उपभागों में विभक्त कर रखा है? तो दो, एक बालू का स्तूप युक्त और दूसरा बालूपा युक्त मुक्त। यानी कि बालू का स्तूप मुक्त कौन सा है? तो उसमें तीन नाम याद रखने हैं, एक बाप, जोधपुर, थोब, बाड़मेर एवं पोखरण, जैसलमेर। अब बात कर रहा हूं अर्धशुष्क मरुस्थल। ध्यान रहे अरावली के पश्चिम में 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर कहे तो भी, या 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर कहे तो भी, और इसके दो उपभाग। और इस अर्धशुष्क मरुस्थल को हम चार उपभागों में विभक्त करते हैं। यहां पर एक एक का नाम लिख रहा हूं, आप देखें। नंबर 1, घग्गर बेसिन। पहला भाग कौन सा है? घग्गर बेसिन। नंबर 2, शेखावटी निम्न भूमि, शेखावटी लोअर लैंड। पहला भाग घग्गर बेसिन, दूसरा शेखावटी निम्न भूमि। तीसरा नागौरी उच्च भूमि, नागौरियन हाईलैंड। कौन सा है? नागौरी उच्च भूमि। और चौथे भाग की बात करें तो लूनी बेसिन। कौन सा भाग? लूनी बेसिन। परीक्षक आपसे क्वेश्चन पूछे कि अर्ध शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में विभक्त कर रखा है? तो चार। शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में विभक्त कर रखा है? तो दो। अर्ध शुष्क मरुस्थल के चार भागों में नंबर 1, पहला कौन सा बा रहा हूं? घग्गर बेसिन। ध्यान रहे गंगानगर हनुमानगढ़ का घग्गर का प्रवाह क्षेत्र, जिसे नाली भी कहा जाता है, अर्ध शुष्क मरुस्थल का पहला भाग। नंबर 2, शेखावटी निम्न भूमि। अगर शेखावटी निम्न भूमि की बात करें तो यह तो हो गया पहला भाग, घग्गर बेसिन का हिस्सा। अगर दूसरे की अगर हम बात करें, मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं ताकि आपको अलग से दिख जाए। ये पहला भाग घग्गर बेसिन। केवल एक क्वेश्चन ध्यान रखना है कि यहां पर घग्गर बेसिन या घग्गर के प्रवाह क्षेत्र को नाली के नाम से भी जाना जाता है। जब हम आगे पशु या लाइव स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे तो नाली क्या है, तो एक और प्रश्न बनता है कि नाली राजस्थान के उत्तरी भाग या गंगानगर हनुमानगढ़ में पाए जाने वाली भेड़ की एक नस्ल भी है। दूसरा, शेखावटी निम्न भूमि, चूरू, झुंझुनू एवं सीकर का अंतः प्रवाही क्षेत्र, जिसे शेखावटी निम्न भूमि कहा जाता है। जबकि तीसरा, नागौरियन हाईलैंड, यानी कि नागौर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसे नागौरियन हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद चौथा और महत्वपूर्ण भाग, जिसका नाम है लूनी बेसिन। ध्यान रहे लूनी बेसिन या लूनी की जो उत्पत्ति होती है वह लूनी अजमेर से निकलती है, और अजमेर से यह नागौर, पाली, झालोर और बाड़मेर में प्रवाहित होती है। तो ध्यान रखना, परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि लूनी बेसिन या अर्ध शुष्क मरुस्थल में लूनी बेसिन से संबंधित जिले हैं तो तीन जिले निश्चित रूप से राइट करके आए। पाली, इसके बाद झालोर और इसके बाद नागौर। ये तीनों जिलों का जो प्रवाह क्षेत्र है उसी को लूनी बेसिन के भाग या अर्ध शुष्क मरुस्थल के भाग के नाम से जाना जाता है। तो पहला शुष्क मरुस्थल की बात कर ली, दूसरा कौन सा कर दिया? अर्ध शुष्क मरुस्थल। और तीसरे की अगर हम बात करें तो कौन सा? नागौरी उच्च भूमि। और चौथे पर अगर हम बात करें तो कौन सा है?
लूनी बेसिन। सबसे बड़ा उपभाग पूछे तो कौन सा? लूनी बेसिन। हमने राजस्थान के मरुस्थल को दो भागों में बांटकर पढ़ लिया। तो परीक्षा पूछे कि राजस्थान के मरुस्थल को कितने उपभागों में विभक्त कर रखा है, तो दो, एक शुष्क और दूसरा अर्ध शुष्क। शुष्क के कितने भागे? तो दो। अर्ध शुष्क के कितने भागे? तो चार। अब आगे आप देखें, राजस्थान का जो मरुस्थल है, या राजस्थान का जो ये मरुस्थल है, इस मरुस्थल की अगर बात करें तो यहां पर देख रहे हैं कि परीक्षक आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान के मरुस्थल को उच्चावच, उच्चावच को इंग्लिश में कहा जाता है रिलीफ। देखो, भूगोल में प्रश्न पूछना चाहे ना तो फिजिकल पार्ट से इतने प्रश्न बनते हैं कि आप सालों सालों पढ़ते रहो तो भी उत्तरों का आता पता नहीं लगता। और इसलिए जितनी भी मैं गहराई से बता रहा हूं, आप जो जो नई नई चीजें लगती है आप उसको नोट डाउन करें। अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर मैं जल्दी से पढ़ा रहा हूं तो आप ध्यान रखना, क्योंकि मैं रिवीजन के हिसाब से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जल्दी लेके चल रहा हूं। आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो भी आपको चीज लगे कि नहीं ये चीज हमारे काम की और हमने सुनी नहीं है, तो आपको वीडियो जो है वो जैसे ही चैनल ओपन करोगे, लाइव वाला जो ऑप्शन है उसमें ये वीडियो आपको मिल जाएगा और वहां से जितना भी नया कंटेंट आपको लगता है उसको चलाकर आप नोट कर सकते हैं। तो पहला, उच्चावच की दृष्टि से राजस्थान के मरुस्थल को कितने भागों में विभक्त कर रखा है? तो चार। बहुत अच्छे क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं। नंबर 1, पहला भाग महान मरुस्थल। परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का कौन सा भाग ग्रेट डेजर्ट कहलाता है या महान मरुस्थल। दूसरा, चट्टानी प्रदेश। दूसरा एरिया कौन सा है? चट्टानी प्रदेश। ध्यान रखना, क्या पूछे कि राजस्थान के मरुस्थल को उच्चावच की दृष्टि से कितने भागों में विभक्त कर रखा है? तो चार भागों में, जिसमें पहला महान मरुस्थल, दूसरा चट्टानी प्रदेश और तीसरा लघु मरुस्थल और चौथा अर्ध शुष्क। चौथा कौन सा याद रखना है? अर्ध शुष्क। अब उच्चावच की दृष्टि से महान मरुस्थल का विस्तार, तो महान मरुस्थल के विस्तार में आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा का समीपवर्ती भाग, जहां पर बालू का स्तूप या केवल और केवल रेत ही रेत दिखाई देती है, यानी कि गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर का जो पाकिस्तानी सीमावर्ती क्षेत्र है, उसी को हम महान मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। तो महान मरुस्थल का विस्तार किन जिलों में? तो आप उत्तर राइट करके आएंगे। पहला गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा बाड़मेर और चौथा कौन सा? जैसलमेर। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि चट्टानी प्रदेश क्या है, तो राजस्थान में चट्टानी प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में जो चट्टानी प्रदेश है, यानी कि बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का जो क्षेत्र है, एक पट्टी के रूप में पूरा का पूरा, जैसे पोखरण वाला क्षेत्र है, वहां से लगाकर बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर तक का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा कैसा है? चट्टानी प्रदेश। यानी कि यहां पर भी बालू का स्तूप का क्या है? अभाव। इसके बाद लघु मरुस्थल, तो लघु मरुस्थल में केवल इतना ध्यान रखना है कि चट्टानी जो प्रदेश है, उस चट्टानी प्रदेश के पूर्व का भाग, जिसमें अगर हम बात करें तो ये कच्छ के रण से प्रारंभ होकर बीकानेर तक चला जाता है। ध्यान रहे, कच्छ के रण का हिस्सा राजस्थान के झालोर में भी है, और आपने अगर पढ़ा हो तो राजस्थान में नया कंजर्वेशन रिजर्व बना रखा है जो गधों से संबंधित है, और उसका नाम है रणखार। हो सकता है संभावित प्रश्नों में आपको रणखार के संदर्भ में भी पूछ सकता है, क्योंकि कच्छ का जो रण है वही विस्तार राजस्थान में झालोर से होते हुए बीकानेर वाला भाग लघु मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। जबकि अर्धशुष्क मरुस्थल, उच्चावच की दृष्टि से बता रहा हूं, नहीं तो अर्धशुष्क मरुस्थल के मैंने चार भाग भी किए थे। तो अर्धशुष्क मरुस्थल में केवल दो बेसिन याद रखने, एक शेखावाटी बेसिन मतलब चूरू, झुंझुनू और सीकर का हिस्सा, और दूसरा अगर आपको याद करना है तो कौन सा याद करेंगे? लूनी बेसिन, यानी कि झालोर, बाड़मेर, पाली। ठीक है, के बाद राजस्थान के मरुस्थल के उच्चावच की दृष्टि से हमने बात कर ली। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, जिसमें जिसमें राजस्थान के मरुस्थल की विशेषताओं पर बात कर रहा हूं। इन विशेषताओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। एक बार मैं एक एक टॉपिक को लिख रहा हूं और एक एक पर मैं बात कर रहा हूं। आप देखें,
नंबर 1 राष्ट्रीय मरुद्यान। पहला कौन सा है? राष्ट्रीय मरुद्यान। ध्यान रहे, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर एवं बाड़मेर में विस्तृत भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। केवल राजस्थान का नहीं, पूरे भारत में अगर हम सेंचुरी के नाम से सबसे बड़ी कोई सेंचुरी है तो कौन सी है? राष्ट्रीय मरुद्यान। ध्यान रखना, राष्ट्रीय नाम आगे जरूर लगाए, लेकिन यह राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 3162 वर्ग किलोमीटर है। कि हम राजस्थान के धौलपुर की बात करें तो ये अकेला है। तो राष्ट्रीय मरुद्यान जो है, उस राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तृत है। यहां पर एक तो याद रखना है आकल गांव। पहला क्या याद रखना है? आकल गांव। तो आकल गांव के बारे में अभी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था और शायद सेकंड ग्रेड वाले में भी पूछा हुआ था। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि आकल गांव जैसलमेर में जुरासी युग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहां पर 18 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि अगर प्राचीनता इनकी देखें तो कितने वर्ष हो चुके हैं? 18 करोड़ वर्ष। और यहां पर कितने फॉसिल्स मिले हैं? तो 25। तो 18 करोड़ वर्ष पूर्व 25 काष्ठ जीवाश्म को मिलाकर एक पार्क बनाया गया है, जिसे काष्ठ जीवाश्म या आकल वुड फॉसिल्स पार्क के नाम से जाना जाता है। जो मेरे साथी एसएससी एग्जाम दे रहे हैं, आपके पास वन एवं वन्य जीवन विश्व से संबंधित भी है और भारत के संबंध में भी वन है, तो आपसे परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क कहां है, तो आप याद करके आना है मांडला, मध्य प्रदेश। आकल वुड फॉसिल पार्क पूछे तो जैसलमेर, वुड फॉसिल्स पार्क पूछे तो जैसलमेर, लेकिन वुड फॉसिल्स नेशनल पार्क पूछे तो क्या राइट करके आओगे? मांडला, एमपी। यहां इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि जो एसएस के हैं उनके लिए यह क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चनों में से गिना जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय मरुद्यान में अगर हम बात करें तो एक और गांव है जिसका नाम है कुलधरा। ध्यान रहे, यह पश्चिम के मरुस्थल में स्थित एक ऐतिहासिक गांव है। यहां पर मरुस्थलीय वनस्पति को संरक्षित करने के लिए एक गार्डन बनाया गया है जिसका नाम है कैक्टस गार्डन। कौन सा गार्डन है? कैक्टस गार्डन। परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की परीक्षा में सबसे ज्यादा टिपिकल मानता हूं, क्योंकि विद्यार्थी एक ऑप्शन में से दूसरे ऑप्शन, दो ऑप्शन में उलझ गया तो उसका उस परीक्षा हॉल में कुछ होना जाना नहीं है। और इसलिए इस क्लास को इतना ध्यान से देखें कि प्रश्न आपसे पूछे तो मेरी ये जो लाइव क्लास है वो आपको उस परीक्षा हॉल में भी दिखाई दे। बात कर रहा हूं कुलधरा गांव। तो कुलधरा गांव जो जैसलमेर है, यह हिस्टोरिकल विलेज है। और यह हिस्टोरिकल विलेज जहां है, यहां पर कैक्टस गार्डन है। लेकिन कैक्टस गार्डन किसके लिए? डेजर्ट वेजिटेशन के कंजर्वेशन के लिए। जबकि राजस्थान में दूसरा भी एक कैक्टस गार्डन है जिसको हम कपूरचंद कुली स्मृति वन उद्यान, झालाना डूंगरी, जयपुर। तो आप ध्यान रखना, ये पूछे परीक्षक कि कपूरचंद कुली स्मृति वन उद्यान या कैक्टस गार्डन कहां है, तो केवल कैक्टस गार्डन पूछे तो झालाना डूंगरी, जयपुर। लेकिन यह पूछे कि मरुस्थलीय वनस्पति को संरक्षित करने के लिए कैक्टस गार्डन कहां पर है, तो आप क्या राइट करके आएंगे? कुलधरा गांव, जैसलमेर। ध्यान रहे, राष्ट्रीय मरुद्यान में ही एक जहरीला सर्प पाया जाता है जिसका नाम है पीवना। यानी कि अगर ये काट ले तो पानी भी नहीं पीने देगा। तो पीवड़ा कहां पर पाया जाने वाला जहरीला सर्प है? तो पश्चिम के मरुस्थल में राष्ट्रीय मरुद्यान। और इसके बाद राजस्थान का राज्य पक्षी जिसका नाम है गोडावन। और परीक्षक पूछे कि सर्वाधिक संख्या में गोडावन राजस्थान के किस भाग में पाए जाते हैं, तो राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर। पहला भाग हो गया राष्ट्रीय मरुद्यान से संबंधित। नंबर 2, दूसरा लाठी सीरीज। बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ध्यान रहे, लाठी सीरीज जैसलमेर का एक क्षेत्र है जिसका नाम है पोखरण। और पोखरण से लगाकर एक एरिया है जिसका नाम है मोहनगढ़। और पोखरण से लगाकर मोहनगढ़ तक सेडिमेंट्री रॉक्स है जिसको हम हिंदी में अवसादी चट्टानें कहते हैं। इन अवसादी चट्टानों में भूमिगत, यानी कि जब इन चट्टानों का निर्माण हुआ इसी समय इसमें जल भराव बने। जल भराव को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्वीफर। यहां पर जो एक्वीफर है यह जल भराव का क्षेत्र। तो परीक्षा में कहीं आपसे पूछे कि राजस्थान का कौन सा भाग जहां पर सहजात जल पाया जाता है, इंग्लिश में कोनेट वाटर,
तो क्या राइट करके आना है? लाठी सीरीज। जैसलमेर में पोखरण से लगाकर मोहनगढ़ तक का भाग लाठी सीरीज कहलाता है। ध्यान रहे यहां पर मीठी भूगर्भिक जल की पट्टी है जिसे लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपरी भाग में पौष्टिक घासें पाई जाती है जिसका नाम है सेवण और धामण। तो सेवण धामण घास भी पूछे उष्णकटिबंधीय तो कहां पर राइट करके आना है? और जब मनुष्य को पता है कि भूमि के अंदर जल है और वो भी कहां पर? मरुस्थल में, तो मनुष्य क्या करेगा? जल प्राप्ति की प्रयास करेगा। और यहीं पर एक गांव है जिसका नाम है चांदन, और चांदन गांव में खोदा गया नलकूप जिसे कहा जाता है चांदन नलकूप, जिसे थार का घड़ा भी कहा जाता है। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि लाठी सीरीज क्या है, तो जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ तक का भाग, पोखरण से मोहनगढ़ तक का भाग, जहां अवसादी चट्टानों में मीठे भूगर्भिक या सहजात जल के भंडार लाठी सीरीज के नाम से जाने जाते हैं। इसके ऊपरी भाग में सेवण, धामण एवं मुरात जैसी पौष्टिक घासें पाई जाती है, जबकि यहां खोदा गया नलकूप जिसका नाम है चांदन, और चांदन नलकूप को थार का घड़ा भी कहा जाता है। तो पहला राष्ट्रीय मरुद्यान, दूसरा लाठी सीरीज। नंबर 3, सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन, पहले वाली कुबड़ पट्टी या कुबड़ पट्टी को हम कहे तो बांका पट्टी। ध्यान रहे राजस्थान में अजमेर से लगाकर, कहां से? अजमेर से शुरू होकर कौन से डिस्ट्रिक्ट तक? नागौर तक। भूमिगत जल में फ्लोराइड की अधिकता है और फ्लोराइड की अधिकता के कारण हड्डियों के टेढ़े होने का रोग होने के कारण इसे कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। चौथा, गोडवाड़। अभी परीक्षा में पूछा था गोडवाड़ सीईटी में, तो गोडवाड़ क्या है? तो ध्यान रखना कि गोडवाड़ लूनी बेसिन का सांस्कृतिक प्रदेश, और लूनी बेसिन में जालोर डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी एक तहसील है जिसका नाम है आहोर, और आहोर से प्रारंभ होकर पाली जिले का एक तहसील है जिसका नाम है बाली। यानी कि जालोर के आहोर से पाली के बाली तक के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो गोडवाड़। परीक्षा में आपको आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से भी ये पूछे कि राजस्थान के किस सांस्कृतिक प्रदेश में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है, तो गोडवाड़ी कहां पर है? गोडवाड़। यानी कि जालोर के आहोर से पाली के बाली तक का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो गोडवाड़ के नाम से। आगे और बात कर रहे हैं, खड़ीन। आप सबने नाम सुना ही होगा, खड़ीन। ध्यान रहे खड़ीन जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर क्षेत्र में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा एक तरफ पत्थर की दीवार और दो तरफ मिट्टी की पाल डाल दी जाती है, और मिट्टी की पाल डाल के वर्षा जल को परंपरागत रूप से संरक्षण की तकनीक को ही हम क्या कहते हैं? खड़ी। तो परीक्षा में ध्यान रखना कि आपसे खड़ीन पूछे तो ऑप्शन देख के उत्तर देना है। अगर पूछे कि खड़ीन क्या है और ऑप्शन में परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक नहीं है, तभी जाके इसको क्या राइट करके आओगे? कृषि। पहला ऑप्शन कृषि देख के राइट करके मत आ जाना। सिंपल सा बता रहा हूं, क्योंकि प्रारंभिक रूप में या देखें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर क्षेत्र में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा एक तरफ पत्थर की दीवार और दो तरफ मिट्टी की पाल डालकर वर्षा जल को संरक्षित करने की विधा को खड़ीन कहा जाता है, और खड़ीन की आर्द्र भूमि पर की जाने वाली कृषि भी खड़ीन कहा जाता है। यह कृषि शुष्क कृषि का उदाहरण है, और शुष्क कृषि को हम इंग्लिश में ड्राई फार्मिंग और भारत के संदर्भ में इसे बारानी कृषि के नाम से भी कहा जाता है। यानी कि वह कृषि जो केवल और केवल वर्षा जल पर आधारित होती है उसे शुष्क कृषि या ड्राई फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। यहां पर हमने बात कर ली खड़ी। इसके बाद आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि जोहड़, तो शेखावटी क्षेत्र में, विशेषकर कौन सा क्षेत्र? शेखावटी क्षेत्र में वर्षा जल से निर्मित कच्चे कुएं या गड्ढे क्या कहलाते हैं? जोहड़। इसके बाद आपसे परीक्षक क्वेश्चन पूछे, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, वादी।
जो मेरे भूगोल के विद्यार्थी है, जो स्कूल लेक्चरर वगैरह मेरे से पढ़े हैं, उनसे भी मैं कभी कभार बात करता हूं कि ये वादी वगैरह क्या है, तो वो देखते हैं कि हो सकता है किसी प्रजाति या जाति का नाम हो। आप यहां पर देख लेना कि घग्गर के प्रवाह चिन्ह को तो कहा जाता है नाली, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा जल के प्रवाह चिन्ह किस नाम से जाने जाते हैं? वादी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर एग्जामिनर भी अच्छा पढ़ा लिखा होगा तो अच्छे प्रश्नों में इसको सम्मिलित कर सकता है। वादी पश्चिम के मरुस्थल में वर्षा जल प्रवाह के चिन्ह किस नाम से जाने जाते हैं? वादी। जबकि घग्गर के प्रवाह चिन्हों को किस नाम से जाना जाता है? नाली। इसके बाद बात कर रहे हैं, एक और नया शब्द बता रहा हूं जिसका नाम है मरहो। पहली बार सुना होगा बहुत सारों ने कि मरहो क्या है। तो विशेषकर पश्चिम के मरुस्थल में जितने भी बालू का स्तूप या धोरे हैं, उनके गड्ढों में अगर वर्षा का जल इकट्ठा हो जाए तो शेखावटी क्षेत्र में इस प्रकार की निम्न भूमि के गर्त में लवणीय भूमि उत्पन्न हो जाती है, और इस लवणीय भूमि के भाग को ही क्या कहा जाता है? मरहो। तो दो नई चीजें आपको लगी होगी, एक तो वादी है, दूसरा है मरहो। जो पढ़ चुके उनके लिए, और विशेषकर जो मेरे से पढ़े हों। बाकी तो क्या है कि भूगोल पढ़ने और पढ़ाने में सामान्य ज्ञान के तरीके से भी पढ़ा दी जाती है कि सामान्य विषय वस्तु है, हर कोई पढ़ा सकता है। मगर जब तक हम इसकी गहराई में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें जो अनछुए पहलुओं के रूप में हमारे सामने उभर कर आती। मरहो हो गया। नेक्स्ट, परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान के मरुस्थल में खनिज, तो राजस्थान के मरुस्थल की बात करें तो राजस्थान के मरुस्थल में पाए जाने वाली जो चट्टानें हैं वो किस युग की है? टर्शरी। कौन सी? टर्शरी। और टर्शरी युग को हम हिंदी में कहते हैं तृतीयक। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी भी पढ़ते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, अब तो फिफ्थ प्रकार की होगी, 5 प्रकार की हो चुकी है। तो टर्शरी यानी कि तृतीयक युग की जहां पर चट्टानें होती है, वहां अनिवार्य रूप से ईंधन खनिज पाए जाते हैं। और ईंधन खनिज जो पाए जाते हैं, जिसमें खनिज तेल, इसके बाद प्राकृतिक गैस, और प्राकृतिक गैस के साथ साथ घटिया कोयला, लिग्नाइट। तो परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कथन कारण में ध्यान रखना कि पश्चिम के मरुस्थल में ईंधन खनिजों की प्राप्ति का कारण है। तो ईंधन खनिजों की प्राप्ति का मुख्य कारण टर्शरी क्रम की चट्टानों का होना है। जहां जहां टर्शरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है, वहां पर अनिवार्य रूप से ईंधन खनिज मिलते हैं, जिसमें प्राकृतिक गैस एवं खनिज तेल। ध्यान रहे, जहां पर प्राकृतिक गैस एवं खनिज तेल होते हैं, वहां चट्टानों में आर्द्रता बची हुई रहती है, अतः यहां पर कोयला उच्च गुणवत्ता का नहीं पाया जाता है, और इस कारण यहां पर घटिया कोयला या भूरा कोयला पाया जाता है, जिसे लिग्नाइट के नाम से जाना जाता है। तो परीक्षा में क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि लिग्नाइट कोयला क्यों पाया जाता है, तो टर्शरी क्रम की चट्टानें, राजस्थान के मरुस्थल में पर्याप्त मात्रा में ईंधन खनिज क्यों प्राप्त होते हैं, तो भी कौन सी? टर्शरी क्रम की चट्टान। और इसके बाद विशेषता में लास्ट बात कर रहा हूं, वनस्पति। ध्यान रहे, जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, और यहां पर जहां वर्षा कम होती है वहां पर वनस्पति उगती तो है, लेकिन यह वनस्पति पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने का प्रयास करती है। तो आपको अगर फॉरेस्ट में या किसी एग्जाम में यह पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रकृति के साथ सर्वाधिक अनुकूलन स्थापित करती है, तो मरुस्थलीय वनस्पति या मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति, इसे वनस्पति विज्ञान की भाषा में जेरोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जेरोफाइट्स। ध्यान रहे, जेरोफाइट्स जो वनस्पति है, यह वनस्पति मरुस्थल में पाई जाती है। इसकी विशेषता, जड़ें अत्यधिक गहरी, मतलब अगर हम मृदा की बात करें तो मृदा जो सोयल होती है, नेक्स्ट पेज पर बता रहा हूं, जो सोयल होती है, उस सेल की जो ऊपरी लेयर होती है वो ए होती है, उसके बीच वाली जो होती है वो बी होती है, नीचे वाली सी होती है और डी होती है। तो ध्यान रखना, इनकी जड़ें जो आपको रेगिस्तान में ठूठ दिखाई देते हैं ना, उनकी जड़ें कहां तक चली जाती है? बी स्तर तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन वेजिटेशन का और सोयल का बनता है कि निम्न में से किस वनस्पति की जड़ें मृदा की बी परत से पोषण प्राप्त करती है, तो क्या राइट करके आओगे? जेरोफाइट।
यानी कि जड़ें अत्यधिक गहरी मृदा की बी परत से पोषण प्राप्त करती है, पत्तियां छोटी, छाल मोटी और पत्तियां ही अत्यधिक शुष्कता के कारण कांटों में परिवर्तित हो जाती है। जो लोग जनरल साइंस से एग्जाम दे रहे हैं उनको भी ध्यान रखना है कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि वनस्पतियों में पाए जाने वाले कांटे निम्न में से किससे या निम्न में से किसका रूप है, यानी कि कांटे किसका रूप है, तो कांटों में आपको ध्यान रखना है बट किसका परिवर्तित रूप है, तो कांटे मुख्य रूप से जो है वह पत्तियों का परिवर्तित रूप है। तो राजस्थान के मरुस्थल की हमने विशेषताओं की बात की, वापस रिवाइज कर रहा हूं। एक तो पहला हमने बात की जिसका नाम है राष्ट्रीय मरुद्यान, और राष्ट्रीय मरुद्यान में हमें याद रखने लायक चीजें, एक तो राष्ट्रीय मरुद्यान 3162 वर्ग किलोमीटर पर जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तृत भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य या राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, जिसको इंग्लिश में हम सेंचुरी कहते हैं। यहां पर एक गांव है जिसका नाम आंकल, जुरासिक युग के यहां पर प्रमाण मिलते हैं। यहां 18 करोड़ वर्ष के पूर्व 25 काष्ठ जीवाश्म मिले हैं जिन्हें मिलाकर वुड फॉसिल पार्क का निर्माण किया गया। और इसके बाद यहां पर एक गांव है कुलधरा, और कुलधरा गांव में कैक्टस गार्डन मरुस्थलीय वनस्पति के कंजर्वेशन या संरक्षण के लिए बनाया गया है। इसके बाद पीवड़ा सर्प कहां पाया जाता है, तो भी ये राज्य पक्षी गोडावण सर्वाधिक मात्रा में कहां पर पाया जाता है, तो भी क्या राइट करके आना है, राष्ट्रीय मरुद्यान। दूसरी मैंने बात की थी लाठी सीरीज, तो लाठी सीरीज क्या है, जैसलमेर में पोखरण से लगाकर मोहनगढ़ तक अवसादी चट्टानों में मीठे भूगर्भिक सहजात जल के भंडार लाठी सीरीज के नाम से जाने जाते हैं। और यह लाठी सीरीज वाला जो भाग है, या लाठी सीरीज का जो भाग है जिसमें सहजात जल के भंडार पाए जाते हैं, और सहजात जल के जो भंडार है, यही भंडार जो है वह लाठी सीरीज के नाम से जाने जाते हैं। और इसी लाठी सीरीज के ऊपरी भाग पर सेवण, धामण एवं मुराद जैसी पौष्टिक घासें पाई जाती है। और इसके बाद मैंने बात की थी कुबड़ पट्टी, तो कुबड़ पट्टी क्या है, जैसलमेर में कुबड़ पट्टी अगर हम बात करें तो अजमेर से नागौर के मध्य भूमिगत जल में अवसादी चट्टानों में या भूमिगत जल में फ्लोराइड की अधिकता के कारण हड्डियां मुड़ने का रोग होता है। इसके बाद हमने बहुत सारी बात की कि मरहो क्या है, वादी क्या है, गोडवाड़ क्या है, वनस्पति किस प्रकार की है, तो इन सारे विशेषताओं पर हमने बात कर ली। अब मैं आगे बात कर रहा हूं जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो राजस्थान की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाने लगा है, जिसका नाम है बालू का स्तूप। ध्यान से पढ़ना है, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मैं एरिया वाइज भी बताऊंगा। एक तो बालू का स्तूप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सैंड ड्यून्स, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जब पवन प्रवाहित होती है तो पवन के साथ साथ रेत उड़ती है। यह उड़ती हुई रेत जब पवन की गति मंद पड़ जाए या पवन में बालू की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाए तो उस समय एक ढेर का, यानी कि किस प्रकार एक गुंबद का रूप ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार के गुंबदाकार रेत के जमाव को ही हम क्या कहते हैं, बालू का स्तूप। तो हम बालू का स्तूपों के बारे में बात कर रहे हैं, उससे पहले कुछ टर्म पर बात कर रहा हूं। एक तो बालू का स्तूप क्या है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में रेत का गुंबदाकार जमाव किस नाम से जाना जाता है, तो बालू का स्तूप। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि दरियन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन प्रवाह के साथ बालू का स्तूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, दरियन। इसके बाद आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि धोरा या धोरे क्या है, तो आपने वैसे तो आर्ट एंड कल्चर में कन्हैयालाल सेठिया की प्रसिद्ध कविता जिसका नाम है धरती धोरारी, और धरती धोरारी मतलब यहां पर धोरे, तो दो बालू का स्तूपों के मध्य का जो निम्न भाग होता है, जो आवागमन के लिए मार्ग प्रदान करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, धोरा। जैसे अगर हम बात करें तो दो हिम क्षेत्र होते हैं या आइस के जो है, वहां पर जो निम्नवर्ती भाग होता है, इसे भूगोल की भाषा में हम लोग कहते हैं कोल। इसी कोल वाले भाग को हम अगर बात करें तो ये कोल वाला भाग अगर दो पहाड़ियों के बीच में है तो इसको हम कहते हैं दर्रा, और दर्रा को हम राजस्थान में वैसे नाल भी कहते हैं। तो उसी प्रकार दो मरुस्थल में या मरुस्थल में बालू का स्तूपों के मध्य में अगर कोई भाग है तो उसे क्या कहा जाता है, धोरा। और एक लास्ट और बात कर रहा हूं जिसका नाम है उर्मिल चिन्ह। क्या नाम है, उर्मिल चिन्ह।
रिपल मार्क, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जब पवन प्रवाहित हो रही होती है तो यह पवन शांत गति से, समान गति से और मंद गति से प्रवाहित होते हुए रेत में लहरदार जमाव कर देता है, यानी कि दूर दूर तक आपको मरुस्थल ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई रेत का समंदर हो। और उस प्रकार के भाग को हम किस नाम से जाने जाते हैं? तो उर्मिल चिन्ह। चार चीजों पर बात की। एक तो बालू का स्तूप क्या है, दूसरा दरियन, तो ट्रांसफेरेबल सैंड ड्यून्स या स्थानांतरित बालू का स्तूपों को ही हम किस नाम से जानते हैं? दरियन के नाम से। इसके बाद उर्मिल चिन्ह, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में या मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में अगर आप बात करें तो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उन मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो लहरदार जमाव होते हैं उनको उर्मिल चिन्ह कहते हैं, जबकि स्थानांतरित बालू का स्तूपों को हम दरियन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अब मैं महत्वपूर्ण बात पर आ रहा हूं, बालू का स्तूप के प्रकार। अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन या बालू इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, बालू का स्तूप के प्रकार को लेकर क्वेश्चन पूछे हैं और यहाँ पर हम थोड़े थोड़े कंफ्यूज होते हैं, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का काम मैं यहाँ पर कर रहा हूं। एक तो पहले बालू का स्तूपों के प्रकार पर बात कर रहा हूं, फिर हम उसके क्षेत्र पर बात करेंगे और विशेषताओं पर। तो पहला होता है पवनानुवर्ती। पवनानुवर्ती या इसी को हम कहें तो रेखीय बालू का स्तूप। बालू का स्तूप का पहला प्रकार कौन सा है? पवनानुवर्ती या रेखीय। यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जब कोई पवन प्रवाहित हो रही है तो इस पवन प्रवाह के समानांतर ही अगर बालू का जमाव हो गया है तो उस प्रकार के बालू का स्तूप को रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, राजस्थान में पवनानुवर्ती बालू का स्तूप सर्वाधिक संख्या में अगर कहीं पाए जाते हैं तो वह जैसलमेर में, यानी कि जैसलमेर का अगर हम बात करें तो रामगढ़ का क्षेत्र रेखीय बालू का स्तूप, जैसलमेर का ही दक्षिणी पश्चिमी भाग किस रूप में? तो रेखीय बालू का स्तूपों के रूप में। अगर आप देखें तो दक्षिणी पश्चिमी जोधपुर का जो एरिया है वो भी किस प्रकार के बालू का स्तूप में? तो रेखीय बालू का स्तूप। रेखीय बालू का स्तूप में केवल हमें इतना ध्यान रखना है कि पवन दिशा के समानांतर बालू के जमाव से निर्मित बालू का स्तूपों को हम रेखीय बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं। एरिया पूछे तो रामगढ़ जैसलमेर, जैसलमेर का दक्षिणी पश्चिमी भाग और दक्षिणी पश्चिमी जोधपुर में यह बहुतायत से पाए जाते हैं। नंबर 2 जिसका नाम है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कौन सा है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप को ही हम कहते हैं समकोणीय बालू का स्तूप। क्या कहते हैं? समकोणीय। और समकोणीय बालू का स्तूप को ही हम इंग्लिश में ट्रांसवर्स बालू का स्तूप के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रांसवर्स बालू का स्तूपों की अगर हम बात करें तो ट्रांसवर्स जो बालू का स्तूप है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या है। तो मान लीजिए ये पवन प्रवाहित हो रही है और पवन दिशा के आड़े अगर लंबवत रूप से कोई बालू का ढेर जमा हो जाता है तो उसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में आजकल अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहां पर पाए जाते हैं तो ये भी पूछा जाने वाला है या पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना है। एक तो सूरतगढ़ गंगानगर, याद रह जाएगा, सूरतगढ़ का है गंगानगर। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे तो सूरतगढ़ के बाद रावतसर, हनुमानगढ़। तो एक तो पहला कौन सा? सूरतगढ़ गंगानगर। दूसरा पूछा तो कौन सा? रावतगढ़, हनुमानगढ़। इसके बाद बीकानेर का कुछ भाग और इसके बाद कुछ भाग चूरू और झुंझुनू का, जहां पर किस प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं तो अनुप्रस्थ या समकोणीय बालू का स्तूप यहां पर पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट बालू का स्तूप देखें आप, सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है तीसरा बालू का स्तूप का प्रकार, जिसका नाम है बरखान। कौन सा है? बरखान। यानी कि मरुस्थल में ये पवन प्रवाहित हो रही है और कोई समकोणीय बालू का स्तूप पहले से मौजूद है, तो समकोणीय बालू का स्तूप का मध्यवर्ती भाग आगे बढ़ जाए और किनारे कुछ पीछे रह जाए और उस दशा में यह अर्धचंद्राकार, इंग्लिश में कहें तो क्रिसेंट टाइप का बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बरखान।
अब परीक्षाएं अधिक होती है तो परीक्षा में यह भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप जिसका आंतरिक भाग अवतल और बाह्य भाग उत्तल, मतलब यहां पर तो ढाल क्या होगा, तीव्र, और आंतरिक भाग का ढाल क्या होगा, मंद। तो यह भी ध्यान रखना है कि मरुस्थल में जब समकोणीय बालू का स्तूप का मध्यवर्ती भाग आगे बढ़ जाए, किनारे कुछ पीछे रह जाए, उस दशा में जो बालू का स्तूप बनता है यह अर्धचंद्राकार आकृति का होता है, जिसे क्या कहा जाता है, बरखान कहा जाता है। ध्यान रहे, बरखान का आंतरिक भाग अवतल यानी कि मंद होता है, जबकि बाह्य भाग है वो किस प्रकार का होता है, तो तीव्र होता है। परीक्षक अब कि राजस्थान में सर्वाधिक बरखान कहां पर देखे जाते हैं, तो आपको पूरे के पूरे नाम याद रखने हैं, और सर्वाधिक पूछे तो भालेरी गांव चूरू सबसे फेमस क्वेश्चनों में से है कि बरखान कहां पर देखे जाते हैं, तो भालेरी गांव चूरू। इसके बाद दूसरा प्लेस दे तो ओसिया, जोधपुर की एक तहसील भी है। ओसिया कहां का है, जोधपुर। इसके बाद आपसे दें तो लूणकरणसर, कौन सा, लूणकरणसर और करणी माता, दोनों प्लेस कहां के हैं, बीकानेर। लूणकरणसर और करणी माता कहां पर है, बीकानेर का। जो जो पढ़ रहे हैं उनको ध्यान से कि ये चीजें आपको याद करके अब जानी होगी, चाहे कुछ भी हो। तो भालेरी गांव चूरू, ओसिया जोधपुर, लूणकरणसर और करणी माता कहां के हैं, बीकानेर। कौन से बालू का स्तूप की बात करनी, बरखान। अभी सीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन सीफ, जिसका उत्तर भी था। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप, जो हमने पहला पढ़ा था, अनुदैर्ध्य, रेखीय या पवन दिशा के समानांतर है। तो घटना क्या होती है कि ये बरखान भरा हुआ है, अब पवन प्रवाहित होते हुए पवन की गति की वजह से यहां पवन प्रवाहित हो रही है, अब ये बरखान इस प्रकार लंबा हो गया, यानी कि पवन दिशा के समानांतर हो गया और हॉकी स्टिक नुमा आकृति ग्रहण कर लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सीफ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनर ने ढूंढ के निकाला था, क्योंकि बरखान का विस्तार ही क्या कहलाता है, सीफ। लेकिन बरखान जो है वो समकोणीय रूप में बनता है, जबकि ये क्या हो जाता है, पूरा का पूरा पैरेलल हो जाता है। और इसलिए परीक्षा में अगर एग्जामिनर आगे जाके आपसे पूछ भी ले कि निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप जो पवन दिशा के समानांतर बनता है, या निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप जिसका उपयोग मरुस्थलीय क्षेत्र में आवागमन या कारवा मार्ग के रूप में दिखाई देता है, तो क्या राइट करना है, सीफ। पहला हमने रेखीय या अनुदैर्ध्य की बात की, दूसरा अनुप्रस्थ की बात कर ली, तीसरा बरखान की बात कर ली, चौथा सीप की बात कर ली। अब मैं पांचवें पर आ रहा हूं, जिसका नाम है नेबखा। यह भी अब परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, नेबखा। और नेबखा को अरबी भाषा में सब्र काफिज भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सब्र काफिज। जब किसी भाग में या जब किसी मैदानी भाग में या पवन प्रवाह के कारण मरुस्थल में कोई कठोर चट्टान आ जाए, ग्रेनाइट प्रकार की, बाकी जो चट्टानें होती है वो तो धीरे धीरे अपघर्षण सन्निघर्षण की प्रक्रियाओं से समाप्त हो जाती है, लेकिन ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें अपने आप को खड़ी रखती है। तो ग्रेनाइट प्रकार की चट्टान आ जाए या कोई झाड़ी आ जाए, तो इसके चारों तरफ अगर बालू का जमाव हो जाए और बालू के जमाव से अगर कोई बालू का स्तूप बन जाए, तो इसे नेबखा या सब्र काफिज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पैराबोलिक, या हिंदी में परवलयिक, यानी कि वह बालू का स्तूप, पैराबोलिक या परवलिक, वह बालू का स्तूप जो विभिन्न कोणीय होता है। परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो आंसर क्या राइट करके आओगे, पैराबोलिक। क्या राइट करके आना है, पैराबोलिक। परीक्षा में क्वेश्चन लास्ट है, जिसका नाम है तारास्तूप। इसका कोई एरिया नहीं है क्योंकि पूरे राजस्थान में। इसके बाद लास्ट अगर हम बात करें तो तारास्तूप। तो सब्र काफिज में भी अगर आपको एरिया पूछे तो ध्यान रखना, सब्र काफिज का मैं आपको एरिया बता देता हूं। एक तो सब्र काफिज ये वाला, जिसमें एक तो पुष्कर और बूढ़ा पुष्कर, ये दोनों भाग किसके,
अजमेर के, क्योंकि यहीं पर झाड़ियां, यहीं पर रेत आकर रुकती है और सब्र काफी इसका निर्माण करती है। इसके बाद नाग पहाड़, ये भी कहां का? अजमेर का। इसके बाद बीचून और जोबनेर, ये दोनों भाग भी किसके? जयपुर के। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य में सब्र काफी या नेपका कहां पर दिखाई देते हैं, तो पुष्कर, बुढ़ा पुष्कर और नाग पहाड़ अजमेर। इसके बाद बीचून और जोबनेर कहां पर है? सीकर और सॉरी जयपुर। और इसके बाद सीकर का कुछ भाग है, वहां पर भी क्या दिखाई देते? सब्र काफी। लास्ट बात कर रहा हूं तारा स्तूप। जब पैराबोलिक प्रकार का बालू का घुमावदार हो तो क्या होता है? मध्य वाला भाग ऊपर उठ जाता है और किनारे कुछ इस प्रकार लंबे हो जाते हैं, जिससे स्टार शेप का बालू का स्तूप निर्मित होता है, जिसे हम तारा स्तूप के नाम से भी जानते हैं। और राजस्थान में तारा स्तूप को लेकर अभी क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें राइट है एक तो सोहनगढ़ और पोखरण, ये दोनों भाग तो है जैसलमेर के। सोहनगढ़ और पोखरण कहां के हैं? जैसलमेर के। और अगर आपसे और सोनगढ़ पोखरण के अलावा भी अगर देखें तो सूरतगढ़, गंगानगर, यहां पर भी किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो तारा स्तूप। अब लास्ट प्रश्न यहां पर ध्यान से सुन लेना। परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बालू का स्तूप, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा? जैसलमेर। रेत भी ज्यादा कहां है? जैसलमेर। और इसलिए राइट करके आना है जैसलमेर ही, कि सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? तो जैसलमेर। मरुस्थल में सर्वाधिक बालू का स्तूप किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो पैराबोलिक प्रकार के। परीक्षक ये पूछे कि राजस्थान का कौन सा जिला जहां पर बालू का स्तूप सभी प्रकार के पाए जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है जोधपुर को राइट करके आना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो क्या राइट करके आओगे? जोधपुर। बालू का स्तूपों के प्रकार हो गए, राजस्थान के मरुस्थल की विशेषताएं होगी। अब नेक्स्ट आगे बात कर रहा हूं मरुस्थल में वर्षा जल से निर्मित आकृतियां। किससे निर्मित? वर्षा जल से निर्मित आकृतियां। और वर्षा जल से निर्मित आकृतियों की बात करें तो यहां पर एक डायग्राम बना रहा, देख लीजिए। ये दो बालू का स्तूप है, ये दो बालू का स्तूप। इन दो बालू का स्तूप के मध्य भाग में अगर हम देखें तो इस मध्य भाग में अगर वर्षा का जल इकट्ठा हो गया, ये वर्षा का जल जैसे ही इकट्ठा हो गया है, तो इसको हम कहा जाते हैं प्लाया। क्या कहते हैं? प्लाया। अगर ये प्लाया कभी कभी वर्षा अधिक हो जाए और प्लाया थोड़ी बड़ी हो गई, तो इस बड़े रूप को ही हम क्या कहते हैं? बालसन। ध्यान रखना, राजस्थान की परीक्षा वालों को विशेष रूप से अमेरिका से भी थोड़ा प्रेम है, तो परीक्षा में यह भी पूछ ले कि निम्न में से कौन सा या निम्न में से कौन सा देश जहां पर प्लाया को बालसन कहा जाता है, तो आपको राइट करके आना है अमेरिका। यानी कि दो बालू का स्तूप के मध्यवर्ती भाग में वर्षा जल से निर्मित अल्पकालीन झीलें प्लाया कहलाती है। अगर प्लाया बड़ी हो जाती है तो इसी को हम क्या कहेंगे? बालसन। किस नाम से जानेंगे? बालसन के नाम से। यहां पर इस वाले भाग में, ये वाला जो भाग है जहां से पानी उतर कर आ रहा है, यहां पर क्या होगा? एलुवियल डिपोजिट हो जाएंगे, मतलब जल जो बहाकर मृदा ला रही है, इस प्रकार की जलोढ़ मृदा यहां पर जमा हो जाएगी और इस प्रकार की प्लाया, बालसन। और इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण आकृति बनती है जिसका नाम है बजाड़ा। तो परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे कि मरुस्थल में कौन सी स्थलाकृति जहां पर मानव अधिवास एवं कृषि कार्य किया जाता है, ह्यूमन सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चर के लिए कौन सा भाग महत्वपूर्ण माना जाता है? तो बजाड़ा। जबकि ये बालू का स्तूप के शीर्ष का ढलवा भाग होता है, इसे कहा जाता है पेडिमेंट। क्या कहा जाता है? पेडिमेंट। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा जल से निर्मित आकृतियां, जिसमें पहला प्लाया, बालसन, बजाड़ा और पेडिमेंट। तो अल्पकालीन जो झीलें होती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्लाया। प्लाया का बड़ा रूप क्या कहलाता है? बालसन। बालसन एवं पेडिमेंट के मध्य का भाग जहां पर जलोढ़ जमाव होते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो आप क्या राइट करके आओगे? बजाड़ा। बजाड़ा का उपयोग क्या है? तो मानव अधिवासों के लिए या कृषि कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जबकि बालू के शीर्ष का जो ढाल होता है, जिसको हम पेडिमेंट के नाम से जानते हैं।
ठीक है, यहां तक हमने बात करी। अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि पश्चिम के मरुस्थल में टाट, रन या तल्ली, तीनों, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली निम्नवर्ती दलदली भूमि यानी कि प्लाया झीलें जब सूख जाती है तो भूमि जो ऊसर भूमि या लवणीय भूमि का जो दलदली भाग हो जाता है उसी को टाट, रन या तल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद लास्ट इस मरुस्थल के बारे में एक चीज पर बात कर रहा हूं जिसमें आप देखें कि एक तो आपसे परीक्षा पूछे कि मरुद्यान, और मरुद्यान को इंग्लिश में हम कहते हैं ओएसिस, और ओएसिस को हिंदी प्योर हिंदी में कहते हैं नखलिस्तान। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि मरुस्थलीय क्षेत्र या निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश जहां पर आर्द्र बिंदु या वेट पॉइंट सेटलमेंट पाए जाते हैं, तो आर्द्र बिंदु अधिवास यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में किसी जल स्रोत के चारों तरफ बसी बस्ती को हम नखलिस्तान या मरुद्यान के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रहे परीक्षक पूछे कि राजस्थान के किस नगर को राजस्थान का मरुद्यान शहर कहा जाता है, तो जोधपुर। अगर हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जोधपुर के प्रधानमंत्री जिनका नाम है सर प्रताप, और सर प्रताप के द्वारा निर्मित कायलाना झील जो वर्तमान में जोधपुर का बड़ा पेयजल स्रोत है, क्योंकि राजीव गांधी पेयजल परियोजना का जल भी इस कायलाना झील में ही डाला जाता है जिसके माध्यम से जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति होती है। और इसलिए आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का मरुद्यान शहर कौन सा है, तो कायलाना झील के चारों तरफ बसा हुआ शहर जोधपुर, जिसे राजस्थान के मरुद्यान नगर के नाम से जाना जाता है। एक और जिसका नाम है मृग मरीचिका। मृग मरीचिका हिंदी में थोड़ा अटपटा लगता है, मगर जैसे ही इसका इंग्लिश करेंगे तो सबको अपना लगने लग जाएगा। मिराज यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब सौर विकिरण रेस से परावर्तित होती है तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरुस्थल में जल का आभास होना किस नाम से जाना जाता है, तो मृग मरीचिका या मिराज। लास्ट आज के टॉपिक का या राजस्थान की भौतिक प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का लास्ट 2 मिनट का और भाग है जिस पर चर्चा कर रहा हूं। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि मरुस्थल के प्रकार, तो मरुस्थल के प्रकार में आपको ध्यान रखना है नंबर 1 हम्मादा। पहला कौन सा? हम्मादा। नंबर 2 रेग। नंबर 3 अर्ग, और नंबर 4 रन। हम्मादा, रेग, अर्ग और रन। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जब पवन प्रवाहित होती है तो प्रवाहित होती पवन मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू को उड़ाने का प्रयास करती है, और बालू को उड़ाने का प्रयास तब तक करती है या तो वहां पर कठोर चट्टान आ जाए या जल आ जाए। इन दो स्थितियों में ही पवन का अपरदन रुकता है। अपरदन को हम इंग्लिश में एरोजन कहते हैं। इस एरोजन की प्रक्रिया की वजह से मृदा की पूरी परत या बालू की पूरी परत हटा दी जाती है, केवल और केवल चट्टान नजर आती है। उस प्रकार की चट्टानी मरुस्थल को हम किस नाम से जाने जाते हैं, तो हम्मादा। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में हम्मादा का उदाहरण है, तो एक तो आपको अच्छे से पता है पोखरण, और दूसरा का नाम जो है वह है पोखरण के साथ साथ यही का एक भाग जिसका नाम है रामगढ़, जैसलमेर। नंबर 2 रेग। कहीं पर हम्मादा यानी कि चट्टाने होती है, तो चट्टाने जो होती है वह रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा या जो केमिकल डेन्यूडेशन की प्रक्रिया होती है या केमिकल वेदरिंग की प्रक्रिया होती है, उस अपक्षय की परिणाम के स्वरूप ये चट्टाने टूट जाती है, और किसी भाग के चारों तरफ इस प्रकार कंकड़ पत्थर यानी कि चट्टानी प्रदेश के चारों तरफ क्या है, कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं। तो उस प्रकार के कंकड़ पत्थर युक्त या इंग्लिश में कहें तो पेबल और ग्रेवल युक्त मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो रेग। राजस्थान में पूछे क्वेश्चन तो पोखरण का परिधीय क्षेत्र, और इसके बाद रुद्रवा और रामगढ़ का जो भाग है वो किस प्रकार का है, तो रेग के नाम से। और इसके बाद अर्ग। मरुस्थल में हम जाते इसलिए, और विशेषकर सर्दी के सीजन में जैसलमेर आज
कल टूरिस्ट के मामले में कहीं पर, तो यानी कि वह मरुस्थल जहां पर केवल और केवल रेत ही रेत हो, उस प्रकार के मरुस्थल को हम क्या कहते हैं? अर्ग कहते हैं। और अर्ग का आदर्श उदाहरण की बात करें तो सम के धुरे जैसलमेर विश्व में, या भारत की बात करें तो यह अर्ग का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। जबकि लास्ट है रन, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली निम्नवर्ती दलदली भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो रन। अगर अर्ग का एग्जाम्पल आपसे पूछे तो यह भी ध्यान रखना कि मैंने जब राजस्थान के मरुस्थल को 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया, और उस समय मैंने आपको कहा था कि महान मरुस्थल उच्चावत की दृष्टि से, तो महान मरुस्थल का पूरा एरिया भी किसका भाग माना जाता है? अर्ग का। तो आज हमने राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के हर बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर हमने गहराई से बात की है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं, इस रीट मेंस की परीक्षा हो चाहे आरएस की परीक्षा हो, मेरा ये प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार का भूगोल का प्रश्न, या भूगोल व्यक्ता अगर भूगोल की नजर से किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके सामने लेकर आएगा, तो मेरी क्लास पढ़ने के बाद आपको यह एहसास नहीं होगा कि यह प्रश्न हमारे लिए अनछुआ है। और इसलिए आप सब लोगों को, जो जो लोग लाइव है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके पास इस प्राइम टाइम का समय नहीं है, उस प्राइम टाइम के नहीं समय है, वो भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को खोलकर, जहां पर आप वीडियोज में देखेंगे तो नहीं मिलेगा, मगर जहां पर आप पर लाइव लिखा हुआ मिला होगा, या लाइव जहां लिखा हुआ वहां पर आपको प्ले लिस्ट में यह वीडियो मिल जाएगा। आपसे ये गुजारिश है कि मुझे इस चैनल को चलाने के लिए आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, और इसलिए आपके जो जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में किसी परीक्षा में तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार के ये अंतिम दौर में हो सकता है कि वापस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सारे एग्जाम आपको देने के लिए, या सारी वैकेंसियां, आरएस की वैकेंसी आई रही है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी की भी संभावना है, और बजट के इस सत्र में बहुत बड़े पैमाने पर सरकारी भर्तियों की घोषणा भी हो सकती है। और राजस्थान भूगोल कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जहां पर राजस्थान की परीक्षाओं में बेहतर भूमिका नहीं निभाती हो। और इसलिए आप सबसे यह है कि आप चैनल को केवल वॉच नहीं करें, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन, अगर मैं लिंक नहीं भी भेजूं तो आप इस क्लास को नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए सब्सक्राइब करना ही है। सब्सक्राइब किसके लिए? जो जो मेरे से पढ़ रहे हैं, या जिनको ये लगता है कि नहीं, भूगोल में हमें कोई विशेष तथ्य या विशेष चीजें हमें मिल रही है। सबको शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।